हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुड न्यूज़। आज हम एग्जीबिशन से रिलेटेड तीसरे वीडियो पे हैं। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल एग्जीबिशंस के बारे में। जब आप इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। बिफोर वी स्टार्ट, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। Hello friends, please subscribe our channel to get the latest update and like us. पिछले 7 साल के अंदर हम लोगों ने इंटरनेशनल काफ़ी एग्जीबिशन स्टैंड्स किए हैं और बहुत से अच्छे एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं और बहुत ही बुरे एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं। इसका कारण ये है कि जब इनिशियली हम लोगों ने 2012-13 में जब कंपनी स्टार्ट की और 13 में हमने पहला एग्जीबिशन स्टैंड इंटरनेशनल किया था, जो कि ब्राज़ील में किया था। बहुत छोटा सा स्टैंड था और हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं था एग्जीबिशन स्टैंड्स के बारे में, मगर वो स्टैंड हमारे लिए एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस लेके आया। और रीज़न ये था कि हम जिस वेंडर के साथ काम कर रहे थे वो बहुत ही रिलायबल वेंडर था, उसका काम करने का तरीका बहुत ही अच्छा था और इस वजह से हमें उस एग्जीबिशन स्टैंड से बहुत अच्छी सीख मिली, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। और उस एक्सपीरियंस को देखते हुए हमने ये डिसाइड किया कि हम इंटरनेशनल एग्जीबिशन में फ़ोकस करेंगे। इंटरनेशनल एग्जीबिशन स्टैंड्स जब करते हैं तो आप मोस्टली जो एक गलती मैं मानता हूँ जो लोकल एजेंसियाँ करती है वो ये है कि अपने मार्जिन्स को स्क्वीज़ करने के बजाय वो मार्जिन्स ज़्यादा से ज़्यादा रखने में इंटरेस्ट रखते हैं और खुद वहाँ पे साइट पे अवेलेबल नहीं होते। मेरे हिसाब से ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है अगर आप इंटरनेशनल एग्जीबिशन करते हैं तो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप ट्रैवल करेंगे तो आपका एक्सपेंसेस बढ़ेगा और आपका मार्जिन्स कम हो जाएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि कोशिश ये करें कि अगर आप इंटरनेशनल प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो साइट पे खुद अवेलेबल रहें, या जो टीम आपके यहाँ पे उसके साथ कोऑर्डिनेट कर रही है तो वो साइट पे अवेलेबल रहना एक एडेड एडवांटेज हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि फिर आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है, वहाँ का जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर है, वो आपके साथ प्रॉपर कम्युनिकेट करेगा और उस हिसाब से वो स्टैंड बनाएगा जिस हिसाब से आप उसको गाइड करेंगे या आप उसको बताएंगे कि ये क्लाइंट के एक्सपेक्टेशन लेवल है या ये इस तरह से। तो आपकी ये जो है एक सर्विस लेवल का एक एनहांसमेंट है, क्योंकि आपका क्लाइंट को भी इस चीज़ का कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ यार, मेरा जो कॉन्ट्रैक्टर है खुद अवेलेबल था तो मुझे किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पहला पॉइंट है कि आप खुद साइट पे अवेलेबल रहें और जिससे कि स्टैंड जिस हिसाब से आपका क्लाइंट को चाहिए उसी हिसाब से वो डिलीवर हो पाए। दूसरा पॉइंट मैं आपको यहाँ पे मेंशन करूँगा, आपका कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है जब आप इंटरनेशनली प्रोजेक्ट करते हैं तो कोशिश ये करें कि जिस एग्जीबिशन हो रहा है अगर कॉन्ट्रैक्टर उसी जगह का है, लोकल है, तो वो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है। और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने मैक्सिमम टाइम यही देखा है कि जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर होता है उसके साथ हमेशा एक एडेड एडवांटेज रहता है कि अगर कुछ भी चीज़ लास्ट मोमेंट में अगर आपको चाहिए तो वो अवेलेबल करा सकें। और दूसरी बात यह है कि उसको नॉलेज रहे कि क्या चीज़ कहाँ पे अवेलेबल है, क्लाइंट को कोई रिक्वायरमेंट है तो मैं उस चीज़ को जल्दी से जल्दी कैसे अरेंज कर पाऊँ। तो ये एक पॉइंट है जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि कॉन्ट्रैक्टर अगर लोकल है तो वो एक एडवांटेज है आपके लिए। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जब भी हम फाइनल करते हैं तो ऑब्वियसली हमारा एक क्राइटेरिया है, हमारा एक प्रोसेस है जिसको हम फॉलो करते हैं। हम कभी भी लोएस्ट कोट पे काम नहीं करते। मोस्टली मैंने देखा है एग्जीबिशन कंपनियां जो है जिस कॉन्ट्रैक्टर का सबसे लोएस्ट कोट आ गया उसी के साथ काम करते हैं। हमारा क्राइटेरिया कभी भी ऐसा नहीं है। हम जो है कोई भी प्रोजेक्ट जब डिज़ाइन बनता है वो प्रोजेक्ट कितना कॉम्प्लिकेटेड है या प्रोजेक्ट की डिटेलिंग कितनी है तो उस हिसाब से उसका एक क्लासिफिकेशन होता है। और उस क्लासिफिकेशन में जैसे ABCD जो क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर हम जिन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, साइज़ ऑफ द स्टैंड, एलिमेंट्स ऑफ द स्टैंड,
and details of the stands, how much complicated is the stand is. तो ये सब चीज़ों के हिसाब से हम उस प्रोजेक्ट को एक क्लासिफिकेशन देते हैं. उस क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम कॉन्ट्रैक्टर जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं. क्योंकि हमारे साथ ऐसा है कि कहीं डेस्टिनेशन के हिसाब से 2 या 3 कॉन्ट्रैक्टर्स भी रहते हैं. तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर कॉन्ट्रैक्टर हर काम को सही ढंग से कर पाए, क्योंकि हर एक की एक लिमिटेशन लेवल है, उसकी एक एक्सपर्टीज़ लेवल है, और उसका एक क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, या उसका एक फैशन ऑफ वर्किंग है, उसका एक स्टाइल ऑफ वर्किंग है. तो उस हिसाब से हर आदमी हर काम को उतनी अच्छी तरह नहीं कर सकता जितनी अच्छी तरह से वो होना चाहिए. तो ये इसलिए क्या है कि हमेशा आप सोचें कि सबसे सस्ता कॉन्ट्रैक्टर जो है, सबसे सस्ता कोड जो आया हुआ है, उसी के हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में आपको प्रॉब्लम आ सकती है. क्योंकि जैसे कि मैंने कहा है कि हर एक कॉन्ट्रैक्टर की हर तरह के काम करने की एक्सपर्टीज़ नहीं होती है. उसका एक क्लासिफिकेशन होता है, उसका एक ग्रेडिंग होता है. अगर आपने वो ग्रेडिंग के हिसाब से उस कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन नहीं किया तो आपको स्टैंड में प्रॉब्लम आ सकती है. तो मैं यही कहूँगा कि आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को फाइनल शॉर्टलिस्ट करने से पहले उसका एक क्लासिफिकेशन करें और उसका जो वर्क प्रोफाइल है उस पर डिटेलिंग पे ध्यान दें, तो आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी. वर्किंग प्रोफाइल का मतलब ये है कि किसी भी एग्जीबिशन कंपनी को अगर आपको इवैल्यूएट करना है तो बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है. वो ये है कि आप उसका कस्टमर रिटेंशन देख लो, उसके पास कितने रिपीटेड क्लाइंट्स है या कितने रिपीटेड प्रोजेक्ट्स वो कितने सालों से कर रहा है. उसका कारण ये है कि अगर उसका क्लाइंट्स उसको रिपीट कर रहा है हर साल या हर एग्जीबिशन में, इसका मतलब ये है कि वो क्लाइंट उससे खुश है और उसकी सर्विसेज से खुश है. और दूसरी बात यह है कि अगर कोई भी क्लाइंट किसी कॉन्ट्रैक्टर को उसके डेस्टिनेशन पे और उसके अलावा उस क्लाइंट के इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, अगर ये दोनों में उसके साथ काम कर रहा है तो ये आपके लिए एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है किसी कॉन्ट्रैक्टर को सेलेक्ट करने का. मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि देखो लोकली तो वो उसके साथ काम कर रहा है, वो उसके साथ अच्छा उसका सर्विस दे रहा है, मगर जब इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स की बात आती है तो उस कॉन्ट्रैक्टर की कैपेबिलिटीज़, उसका अप्रोच, उसका स्टाइल ऑफ वर्किंग, उसके रिसोर्सेस, मैं रिसोर्सेस इसलिए कह रहा हूँ, रिसोर्सेस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है एग्जीबिशंस में. आपका कॉन्ट्रैक्टर के पास कुछ भी नहीं है और उसके पास रिसोर्सेस अच्छे हैं तो वो अच्छा स्टैंड बना सकता है वो. तो इसलिए मैंने रिसोर्सेस वर्ड यूज़ किया है. तो ये सब चीज़ें हैं तभी वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स अच्छी तरह कर पाएगा. लोकली तो देखो हर एक आदमी का अपना एक सेटअप होता है, इसलिए वो कर लेता है. इंटरनेशनल प्रोजेक्ट करने के लिए किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को अपने आप को थोड़ा और अपग्रेड करने की ज़रूरत होती है. चौथा पॉइंट पे आने से पहले मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि मैंने कई बार ये नोट किया है कि जो लोकल एग्जीबिशंस में जो बहुत अच्छा काम करने वाली जो कुछ कंपनियां भी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में फेल हो जाती हैं, उसका एक कारण है. वो ये है कि हम ये सोचते हैं कि जैसे हमने लोकली स्टैंड बना लिया उसी तरह से इंटरनेशनल भी स्टैंड बन जाएगा, जबकि ये बिल्कुल गलत है. ऐसा कभी नहीं हो सकता. इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुली करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है. इनफैक्ट आपको जो लोकल एग्जीबिशन में जो स्टैंड बनाते हैं उससे करीब 3 गुना ज़्यादा मेहनत तो करनी ही पड़ती है. सबसे पहली बात तो ये कि आपको ट्रैवल करना पड़ता है. ये सब चीज़ें तो मैं कंसिडर ही नहीं कर रहा हूँ. इनफैक्ट मैं प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ. प्रिपरेशन में आपको 3 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आपका स्टैंड वैसा बन पाएगा जैसे आपने लोकली बनाया है. तो इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि चौथा पॉइंट ये है कि आपका प्रिपरेशन लेवल किस तरह का है. अगर आप हर चीज़ को, डेडलाइंस को मीट करते हुए चल रहे हैं और आपने सारी प्रिपरेशन प्रॉपरली कर लिया है
तो आपको क्रॉस चेक ये भी करना है कि आपका जो वेंडर है उसका प्रोग्रेस क्या है, वो किस तरह से काम कर रहा है आपके साथ। जैसे ही आपने उसको पेमेंट भेज दिया, उसके बाद ही आपको चीज़ें थोड़ी बहुत क्लियर होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं ये एक चीज़ कहूँगा कि अगर आप, तो आपका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस यहीं से स्टार्ट हो जाता है इंटरनेशनल वेंडर के साथ। मोस्टली अगर कॉन्ट्रैक्टर अच्छा है तो वो आपको हर चीज़ का प्रॉपर अपडेट देता रहेगा कि मैं आज ये बना रहा हूँ, या ये कंस्ट्रक्शन यहाँ तक पहुँचा है, या ये पेंट यहाँ तक हो गया है, या ग्राफिक हो गया है, और फर्नीचर क्या क्या है। मैंने दोनों तरह के कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ काम किया है, इसलिए मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं कॉन्ट्रैक्टर के साथ, और बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जैसे कि मैंने बताया। अच्छा एक्सपीरियंस ऐसे हुए हैं कि मुझे कोई चीज़ उससे पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ऐसा भी हुआ है। और वो पहले हर चीज़ अप टू डेट, इनफैक्ट वो मुझे अपडेट कर रहा था कि ये इस तरह से चल रहा है, ये प्रोसेस है, ये कंस्ट्रक्शन यहाँ तक पहुँचा है, और उसके बाद हम लोग पेंट करेंगे या हम लोग मॉकअप करेंगे। तो और ग्राफिक की फाइल्स के लिए वो खुद मेरे से फॉलोअप कर रहा है, या पैंटोन कलर कोड के लिए मेरे से फॉलोअप कर रहा है। ये एक साइन होता है कि आपका कॉन्ट्रैक्टर जो है बहुत सीरियस है अपने काम के लिए। मेरे लिस्ट में ऐसे मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्टर वैसे ही हैं जो कि इस तरह से काम करते हैं। ऑब्वियसली हो सकता है कि प्राइस वाइज इस तरह के कॉन्ट्रैक्टर्स थोड़े महंगे हों, मगर ये आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। ऑब्वियसली महंगे होंगे वो, आप दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ काम करके हो सकता है 10% कमा रहे हो, तो उनके साथ हो सकता है 5% ही कमाए, मगर आपके बिज़नेस के हिसाब से, लॉन्ग टर्म बिज़नेस के हिसाब से, आपके क्लाइंट के हिसाब से ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप ज़्यादा मार्जिन कमा के ऑन साइट आप भाग रहे हो इधर से उधर। हमारे अक्सर कॉन्ट्रैक्टर जो हम लोग जिनके साथ काम करते हैं, वो उल्टा हमसे फॉलोअप करते हैं कि पैंटोन कोड का क्या हुआ, ग्राफिक का क्या हुआ, फर्नीचर कौन कौन से चाहिए। दिस शोज़ द सीरियसनेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। दूसरा टाइप का कॉन्ट्रैक्टर वो होते हैं, जैसे आपने पेमेंट्स ट्रांसफ़र किया उसके बाद आप उसके साथ फॉलोअप कर रहे हैं, अजी साहब क्या हुआ, बना कि नहीं बना, मॉकअप हुआ कि नहीं हुआ, पेंट हुआ कि नहीं हुआ, समझ गए, ग्राफिक का क्या हुआ, मैंने ग्राफिक का फ़ाइल भेजा, आपने डाउनलोड किया है कि नहीं किया, फर्नीचर कौन सा दे रहे हो, समझ गए। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो एग्जीबिशन स्टैंड ऑन साइट बनने से पहले का जो प्रोसेस है, 15-20 डेज़ जो भी है, 1 वीक, उसमें ही आपको उस कॉन्ट्रैक्टर का हकीकत सामने आ जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्टर किस तरह का है और मेरे स्टैंड का क्या होने वाला है साइट पे। ये चीज़ें वहीं पे ही आपको समझ में आने लग जाती हैं। अगर कॉन्ट्रैक्टर प्रोफेशनल है तो वो आपको बताता रहेगा, ये आज मेरा मॉकअप हुआ है, ये मॉकअप का फ़ोटोग्राफ्स है, आपका पैंटोन कलर कोड अभी तक क्यों नहीं आया, भेजो मेरे को पेंट खरीदना है, समझ गए। ये जो प्रोसेस है ना, सो इट इज़ बिफोर द मैरिज, आई विल से बिफोर द मैरिज जो प्रोसेस है, यही आपकी पूरी जो है घर गृहस्थी बता देगी। आप में ही आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका कॉन्ट्रैक्टर के साथ आप कितना सतर्क रहना है ऑन साइट जाने से पहले, ठीक है। तो आपको जब आपको लगे कि उसका रिस्पॉन्स सही नहीं है, उसने पेमेंट आने के बाद उसने रिस्पॉन्स करने का तरीका बदल दिया है, आपको ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। और आपका जो टूर प्लान है, अगर आप जा रहे हैं साइट पे, तो आपको 1 दिन पहले ही पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि मालूम है कि ये कॉन्ट्रैक्टर जो है आपको साइट में प्रॉब्लम दे सकता है। तो इसलिए आप उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर होकर चलें। अक्सर जब पेमेंट आप भेज देते हैं, उसके बाद आप फॉलोअप करते हैं, तो उसका रिस्पॉन्स यही आता है, मैं अभी बिज़ी हूँ, मीटिंग में हूँ और मैं बाद में कॉल करता हूँ। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि आप कुछ और कर पाएँ। तो ये जो एक सिचुएशन, ये एक्चुअली क्या है, अलार्मिंग सिचुएशन है, जब आपका वेंडर का रिस्पॉन्स इस तरह से आ रहा है और वो कॉल बैक नहीं कर रहा है। एक्चुअली क्या है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत लोगों का एक्सपीरियंस है ऐसा कि उसने वेंडर को पेमेंट भेज दिया, उसके बाद वेंडर का रिस्पॉन्स आना बंद हो गया। तो आपके लिए एक बहुत ही टफ सिचुएशन हो जाता है, क्योंकि आपने तो पेमेंट दे दिया है, अब आपका पेमेंट गया वो तो है ही,
दूसरा आपका स्टैंड बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये आपको पता नहीं। तीसरा आपको दूसरा ऑप्शन ढूंढना है कि नहीं ढूंढना है ये आपको पता नहीं, क्योंकि क्या है कि ये एक आप बहुत ही ऐसे डिलेमा में आ जाते हो कि मुझे करना क्या है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने पेमेंट भेज दिया उसके बाद जो रिस्पॉन्स है वेंडर का, वो आपके लिए एक बहुत ही क्लियर कट आपको समझ में आ जाएगा कि ये वेंडर किस तरह का है। अगर आपका वेंडर बहुत इनिशिएटिव लेके हर चीज़ को कर रहा है और आपको रिस्पॉन्स कर रहा है तो आपको समझ में आता है कि हाँ ये मेरा स्टैंड किस तरह से बनने वाला है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपका वेंडर अच्छा है, आपका सिलेक्शन प्रॉपर है, तो आपका स्टैंड अच्छा बनेगा। अगला पॉइंट एग्जीबिशंस में मैंने जो देखा है वो ये है कि साइट में कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाते हैं। उसका कारण ये है कि आपका और वेंडर का जो कोऑर्डिनेशन था वो प्रॉपर नहीं था। तो हमने एक सिस्टम ऐसे अडॉप्ट कर रखा है कि आप इंटरनेशनल प्रोजेक्ट कर रहे हो तो हर चीज़ का अप्रूवल आप अपने वेंडर को दोगे, तभी वो आगे बढ़ेगा। इसलिए क्या है कि आप 1 by 1 लिस्ट आउट कर लें आपका जो वर्क प्रोसेस है उसको, और उसका अप्रूवल्स अपने वेंडर्स को उसी हिसाब से दें। चाहे वो आपका प्रोडक्शन ड्राइंग है, या आपका पैंटोन कलर कोड है, या आपका ग्राफिक फाइल्स है और ग्राफिक फाइल्स के साइजेस है, या फिर उसका फर्नीचर है, या फिर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट उस स्टैंड में है। तो ये सारी चीज़ें 1 by 1 आप लिस्ट आउट करें और उन चीज़ों का उसको स्पेशल एक एक करके अप्रूवल दें, और अप्रूवल बाय मेल लें उससे। साइट पे अगर आपका और आपका वेंडर का वेवलेंथ सही नहीं है तो आपका क्लाइंट को तो प्रॉब्लम आनी ही है। तो इसलिए क्या है, इन चीज़ों का ध्यान दें कि आपने क्या क्या चीज़ें इस स्टैंड के लिए प्लान किया था और मेरे वेंडर ने ये सारी चीज़ें उसी हिसाब से अरेंज किए हैं कि नहीं। तो ये एक चीज़ है जो आपको साइट पे पहुंचने से पहले सारी चीज़ें जो है लिस्ट आउट करें और अपने वेंडर के साथ जो है फाइनल कंफर्मेशन करें बिफोर यू गो टू द साइट। तो इसका मतलब ये है कि जब वो फैक्ट्री में ही अपना स्टैंड बना रहा है तब इन चीज़ों का आप डिस्कशन उसके साथ कर लें, जिससे कि क्या है कि साइट तक पहुंचने से पहले आप अगर कोई गलती हो गई है तो उस चीज़ को रेक्टिफाई कर लें। अब हम बात करेंगे पेमेंट टर्म्स विद वेंडर। ये एक ही बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इस टॉपिक के अंदर मैंने कई कंपनियों को देखा है बहुत ही बुरी तरह फंसते हुए कि आपने 80% पेमेंट कर दिया, 90% कर दिया, और कुछ लोगों ने 100% पेमेंट एडवांस में कर दिए और फंस गए। मैक्सिमम टाइम मैंने यही देखा है कि आपने इस तरह से पेमेंट कर दी है तो आपको साइट पे प्रॉब्लम्स आ रही है, या आपके स्टैंड नहीं बन रहा है, या आपके कॉन्ट्रैक्टर का रिस्पॉन्स करने का तरीका बदल गया है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी भी 50% से ऊपर पेमेंट एडवांस में नहीं करें, या फिर आप जो है वर्क फ्लो के हिसाब से पेमेंट करें। 30% एडवांस, 20% ऑन मॉकअप, इस तरह से। ये एक बहुत ही डिबेटेबल पॉइंट है। मैक्सिमम केसेस के अंदर आपके वेंडर आपसे यही डिमांड करेगा कि उसको 75% एडवांस चाहिए, या 80% एडवांस चाहिए, 100% एडवांस चाहिए, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि आप क्या है कि उसके प्राइसेस के अंदर फंसे हुए होते हैं, क्योंकि उसने कोट जो है सबसे लोवेस्ट किया हुआ होता है। तो मैंने आपको एक चीज़ पहले भी कहा था कि लोवेस्ट कोट जो है वो बहुत डेंजरस होता है एग्जीबिशन में, और उसका कई बार इस तरह से प्रॉब्लम में आपका फंस जाना बहुत आसानी से फंस। अब हम लास्ट पॉइंट पे बात करेंगे, वो ये है कि आपका वेंडर और आप दोनों साइट पे पहुंच गए और स्टैंड बन रहा है, स्टैंड उसने बनाना स्टार्ट कर दिया, उसका टीम काम कर रही है, आपके हिसाब से सब कुछ सही चल रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, जब आप साइट पे पहुंच जाएं, बिल्डअप का पहला दिन है, आप अपने वेंडर के साथ 5 मिनट बैठें और आपका जो चेकलिस्ट है जो आपने बना रखा है प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में, आप उस चेकलिस्ट में एक बार उसके साथ सारी चीज़ें डिस्कस कर लें। इसका कारण ये है कि कई बार मैंने एक चीज़ नोट किया है कि आपका वेंडर सब कुछ लेके आया है, सब कुछ रेडी करके लेके आया है,
प्रिंटिंग, ग्राफिक, सब कुछ। मगर साइज़ेस के डिफरेंसेस या फिर मटेरियल के डिफरेंसेस, आपका ग्राफिक जो है लाइट पास होना चाहिए था, उसने ग्रे बैकग्राउंड का प्रिंट कर दिया, समझ गए। ये सब चीज़ें एक बार क्रॉस टेली कर लें आप फर्स्ट डे ही, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये मैक्सिमम इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के अंदर मैंने यही देखा है कि अगर आपने क्रॉस टेली कर लिया, तो अगर आपके वेंडर ने कोई गलती भी कर दी तो आप उस चीज़ को रेक्टिफाई कर सकते हैं। आपके पास 1 दिन या 2 दिन का टाइम है, तो इसलिए कम से कम 5 मिनट पहला दिन जो है बिल्डअप पे उसके साथ रहें। आप उसके साथ 5 मिनट बात करें, वो आपको बिज़ी बताएगा, वो आपको बोलेगा मेरे पास वो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है, उधर उधर जाना है, सब कुछ है। जस्ट इन्वाइट हिम फॉर ए कॉफ़ी एंड जस्ट सिट फॉर मे बी 5 मिनट्स। बोले इससे ज़्यादा मुझे टाइम नहीं चाहिए, मैं सिर्फ 5 मिनट बात करूँगा, उसके बाद मैं चला जाऊँगा। उस बात पे वो बहुत ज़्यादा खुश होगा कि हाँ ये चला जाएगा, तो आपके साथ वो 5 मिनट बैठ जाएगा। तो आप 5 मिनट बैठ के जो मटेरियल वो आपके लिए लेके आया है साइट पे, उस चीज़ का आप एक बार क्रॉस टेली कर लो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने ग्राफिक में कोई गलती कर दी हो, फर्नीचर में कोई गलती कर दी हो, या ऐसा तो नहीं है उसको कॉफ़ी मशीन लेके आना था वो लेके नहीं आया हो, ऐसा तो नहीं है फ्रिज आपके स्टैंड में है वो भूल गया हो, समझिए। और एक बार सारी चीज़ें क्रॉस टेली हो जाए तो आप जो है कोशिश करके खुद कोशिश करके फिज़िकली एक बार चेक कर लें। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में जाते हैं, देखते हैं अच्छा स्टैंड बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, अरे कॉन्ट्रैक्टर सही है, बहुत सही चल रहा है सब कुछ, चलो घूमने चलते हैं, ठीक है। ये जो है प्रॉब्लम में आपको डालता है थर्ड डे, ये जो एटीट्यूड है। इसलिए क्या है, एक बार फिज़िकली चेक कर लें कि वो फर्नीचर लाया सही लाया है, सही रैप करके लाया है कि नहीं, क्वालिटी सही है कि नहीं है, गंदे तो नहीं है फर्नीचर। वो यही कहेगा कि मेरे तो ट्रक में पड़ा है, तो आप जाओ ट्रक में देख लो, जाओ खुद ही देख लो। ये बहुत बढ़िया आदत है। अगर आपको सक्सेसफुली इंटरनेशनल प्रोजेक्ट करना है तो ये चीज़ तो आपको साइट पे करनी ही पड़ेगी। अगर नहीं करोगे तो जब क्लाइंट आएगा, स्टैंड हैंडओवर करने का टाइम आएगा, तो आपको आएगी प्रॉब्लम। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया एग्जीबिशंस में इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स किस तरह से करते हैं, क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले हफ्ते किसी और टॉपिक के साथ में एग्जीबिशंस के।